मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं और आज हम ततारा वामिरो कथा के दूसरा पार्ट कवर करेंगे। पहले पार्ट में हमने ततारा वामिरो के बारे में जाना, उनके गांव के नियमों के बारे में जाना, ततारा कैसा युवक है उसके बारे में जाना और ततारा और वामिरो के संबंध कैसे आगे बढ़े, कैसे दोनों के बीच संबंध बना, इसके बारे में हमने जाना। अब हम आगे जानेंगे। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, पासा यानी पासा गांव किसका है, तो ततारा का गांव था। तो उस गांव में एक पशु पर्व हुआ। पशु पर्व यानी जानवरों का एक उत्सव मनाया जाता है, जहाँ पर पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त यानी वहाँ ताकतवर जानवरों को लाया जाता है और उसके साथ साथ एक ऐसी कंपटीशन होती है जिसमें ताकतवर इंसान एक ताकतवर पशु से जानवर से लड़ता है और वहाँ लड़ने के बाद अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। ऐसा एक कंपटीशन होता है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं और साल में एक बार गांव के जितने भी लोग हैं वो इसमें जरूर हिस्सा लेते हैं। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है और बाद में वो जब प्रोग्राम खत्म होता है तो क्या होता है, नृत्य संगीत यानी नाच गाने का और रात को खाने का भी प्रोग्राम होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे और जैसे ही शाम हुआ सभी लोग पासा जो गांव है वहां पर सब एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए और धीरे धीरे जैसा पहले से प्री डिसाइडेड था कि प्रोग्राम कैसे होने थे वो सारी चीजें होने लगी। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था, लेकिन ततारा का जो मन है वो बिल्कुल उन कामों में नहीं लग रहा था। कारण सबको पता है। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी और जैसा कि हर साल होता है कि दूसरे गांव के आसपास के लोग भी वहां आकर उस गांव में शामिल होते हैं, उस पर्व में, उस उत्सव में, तो वो बस वामिरों को ढूंढ रहा था कि वामिरों अभी तक क्यों नहीं आई। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की और फिर वो देखता है कि ततारा आ रही है। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई नारियल के पेड़ के पीछे से झांक रहा है। फिर वो और पास जाकर ये पहचानने की कोशिश करता है कि क्या वो वामिरो ही है। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी और वो सच में वामिरो ही थी, लेकिन वो थोड़ी डर रही थी क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता था उनके बारे में और वो वहाँ आएगी तो बात का बतंगड़ बनेगा। इस बात से डरते हुए वो आगे की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें तरल थी यानी उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। होंठ कांप रहे थे। ततारा को देखते वो फूट कर रोने लगी और वो डर रही थी और इस वजह से जैसे ही वो ततारा के पास पहुंची, ततारा को देखी, वह जोर जोर से रोने लगी। ततारा विह्वल हुआ। ततारा उसे रोते हुए देखकर थोड़ा व्याकुल हो गया, थोड़ा बेचैन हो गया। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था और ततारा कुछ बोल नहीं पा रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। वामिरो रोई जा रही थी और रोते रोते उसकी आवाज भी जोर जोर से आने लगी। ततारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था और ततारा ऐसे था जैसे कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल असहाय सा वहां खड़ा है। वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला उठी। और वामिरो जब जोर जोर से रोने लगी, उसकी आवाज सुनकर वामिरो की माँ वहां पहुंच गई और दोनों को एक साथ देखकर आग बबूला हो गई, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। सारे गाँव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा और सारे गाँव के लोग वहाँ एकत्रित थे और वहाँ ऐसा होना ततारा को पसंद नहीं आया। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए और उस जगह पर जहां ततारा, वामिरो और उसकी माँ थी, वहां गांव के और लोग भी वहीं पहुंच गए। वामिरो की माँ क्रोध में उफन उठी और ये चीजें देखने के बाद वामिरो की जो माँ थी वो ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गाँव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे और फिर क्या हुआ, वामिरो की माँ जो है वो हर तरह से ततारा को अपमानित करती रही, उसकी बेइज्जती करती रही और गाँव के लोग भी ततारा का विरोध करने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था और ये जो चीजें हैं वो उसके लिए बिल्कुल असहनीय था क्योंकि ततारा के साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, वो हमेशा सबका सम्मान करता था और लोग भी उसका सम्मान करते थे, लेकिन आज जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोग उसके अपमानित कर रहे हैं और ये चीजें वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। वामिरो अब भी रोई जा रही थी, लेकिन वामिरो चुप नहीं हो रही थी, वो बिल्कुल अभी भी रो रही है क्योंकि वामिरो को इस बात का पहले से डर था। ततारा भी गुस्से से भर उठा और उस हालत को देखने के बाद, उस सिचुएशन को देखने के बाद ततारा गुस्से में आ गया, जो वो साधारणतः गुस्से में कभी आता नहीं था। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा का शोभ था, वहीं अपनी असहायता पर खींच और कहना कि वो जो विवाह संबंधी जो नियम थे, शादी करने का जो नियम था कि शादी करने के लिए एक ही गांव का युवक और युवती का होना जरूरी है, एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से शादी नहीं कर सकता, ये जो नीति नियम थे उस पर उसे गुस्सा आ रहा था और साथ ही वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इस बात पे वो अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। उसे वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था और सामने वामिरो रो रही है, इसको देखकर उसे और भी दुख हो रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए और ततारा ये सोच नहीं पा रहा था कि वो अभी करे तो क्या करे। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका और ऐसे ही अनायास यानी बिना सोचे समझे उसका हाथ अपने आप उसकी जो लकड़ी की तलवार है
उसके मुठ पर यानी उसके हैंडल पे पहुंच गया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, और गुस्से में उसने तलवार निकाला और कुछ सोचता रहा थोड़ी देर के लिए। क्रोध लगातार अग्नि की तरफ बढ़ रहा था और उसका जो गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा था। लोग सहम उठे, लोग डर गए उस गुस्से को देखकर, क्योंकि कभी उसके गुस्से को किसी ने देखा ही नहीं था, क्योंकि अब तक लोगों के सामने एक अच्छा व्यक्ति सहायक के रूप में हमेशा आता रहा है, लेकिन उसे उस दिन लोग गुस्से में देखकर डर गए। एक सन्नाटा सा खींच गया, और जब वो गुस्सा हुआ तो सब जैसे चुप हो गए, एकदम सन्नाटा हो गया, कोई आवाज नहीं आ रही थी। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। और जब वो देखा कि वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अपने गुस्से को उतारने के लिए उसने अपना तलवार निकाला और उसको धरती में गाड़ दिया, घोंप दिया और उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा और ऐसा करते वक्त उसे काफी पसीना आ रहा था। सब घबराए हुए थे और उस स्थिति को देखकर हर कोई जैसे घबरा गया था। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया, और वह तलवार जमीन में गाड़ने के बाद वो अपनी तरफ खींचता गया और काफी आगे तक चला गया। वह हाँफ रहा था, और ऐसा करते हुए वो काफी हाँफ रहा था, यानी काफी थक गया था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी, और वो जो जमीन में गाड़ने के बाद तलवार खींचा, उससे एक लाइन खींची, लकीर यानी लाइन खींच गई, और वहां एक दरार आ गया, क्रैक आ गया जमीन में, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। और उस घटना के बाद क्या हुआ, धरती दो भागों में बट गई और जोर से आवाज आने लगी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था, और उस गुस्से में उसने जो तलवार से लकीर खींची थी, उसने तलवार की सहायता से पूरी धरती को ही द्वीप के अंतिम छोर तक, लास्ट तक उसे धरती को दो भागों में बांट दिया। सभी भयाकुल हो उठे और सब डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे, और लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और वो सिहर उठे यानी बिल्कुल डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई, और ततारा आगे की ओर अपनी तलवार से खींचता हुआ जमीन को दो भागों में बांटता हुआ आगे बढ़ रहा था, और पीछे वामिरो उसे ततारा ततारा कहकर आगे की ओर दौड़ रही थी। लेकिन जब धरती फटने की जो आवाज थी, उसमें वामिरो की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था, और अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली, जब वो धरती दो भागों में बट रहा था तो ततारा जो था वो धरती के उस पार था और वामिरो दूसरी तरफ थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता हुआ जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था, और जैसे ही वो अपनी तलवार खींचता हुआ द्वीप के आइलैंड के लास्ट एंडिंग सिरे पर पहुंचता है, फिर धरती, वो जो द्वीप है, द्वीप की जो धरती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है, और फिर धरती दो भागों में फट गई, और एक तरफ ततारा था, दूसरी तरफ वामिरो। और जैसे ही ततारा को ये होश आया कि अब धरती फट चुकी है, दो भागों में बढ़ चुकी है, उस समय तक जो द्वीप है, वो जो आइलैंड है, वो समुद्र में धीरे धीरे धंसने लगा। वह छटपटाने लगा कि उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वो थोड़ा छटपटाता है, कोशिश करता है कूद कर छलांग लगाना यानी कूदना, कि वो दूसरे सिरे के जो जमीन है उसको पकड़ ले, लेकिन वो जो छलांग लगाया पकड़ा, लेकिन वो ठीक से नहीं पकड़ पाया। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। उधर वामिरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। और जब वो समुद्र में डूब रहा था, तब ततारा वामिरो को बुला रहा था और वामिरो ततारा को बुला रहा। ततारा लहूलुहान हो चुका था, और उस चक्कर में ततारा लहूलुहान यानी उसके शरीर से काफी खून बह रहे थे। वह अचेत होने लगा, और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा, और थोड़ी देर तक तो वह कोशिश करता रहा, और फिर थोड़ी देर बाद उसे होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगों से जुड़ा हुआ था। और जब धरती दो भागों में बट गई, तो जो भाग कट गया था उस हिस्से पर ततारा था, और लकीली वो जो हिस्सा था वो दूसरे द्वीप के जमीन से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। और उसके बाद जब समुद्र के पानी में वो गिरा, उसके बाद वो बहता हुआ कहाँ पहुंच गया, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती, और जब ततारा चला गया तो वामिरो उसकी याद में पागल हो गई, और वो हर शाम हर समय उसी जगह पर जाकर ततारा को ढूंढती जहाँ वो पहली बार उससे मिली थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग न मिल सका। और बाद में वामिरो ततारा के गम में खाना पीना छोड़ देती है और अपने परिवार को छोड़कर कहीं चली जाती है।
लोगों ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसे कोई ढूंढ नहीं सका। आज ना ततारा है ना वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है और कहा जाता है कि आज उस द्वीप पर ना ही तो ततारा मिले ना ही वामिरो मिलती है, लेकिन हर किसी के घर में ततारों और वामिरों की कथा सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। और जो निकोबारी जनजाति है उन लोगों का ऐसा मानना है कि ततारा ने जो अपने तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े किए उसमें जो दूसरा हिस्सा था उसका नाम लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी बारे में हमने कहानी के शुरुआत में जाना था। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे और इस घटना के घटने के बाद लोगों का मन बदला और निकोबारी जो जनजाति है वो अपने नियम को बदल देते हैं और दूसरे गांव के लोगों से भी अपना वैवाहिक संबंध रखना शुरू कर देते हैं। ततारा वामिरों की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी और लेखक कहते हैं कि शायद ततारा और वामिरों की जो मृत्यु हुई वो शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए, ये जो नियम था उस इस नियम का जो बदलाव हुआ, ये जो नियम बदला, शायद इसी कारण से दोनों की मृत्यु हुई थी, ऐसा लेखक मानते हैं। तो ये था इस कहानी में काफी एक अच्छा मैसेज दिया गया है, जहाँ पर ततारा और वामिरों समाज के नीति नियम जो है, जो गलत नीति नियम है उसको बदलने के लिए अपने प्रेम को और अपने प्राण को दोनों को त्याग देते हैं, दोनों अपना जीवन त्याग देते हैं और अंत में ऐसा होता है कि दोनों अपना जीवन त्यागते हैं, लेकिन जो जनजाति है, जो गांव है, वो लोग इस बात को समझते हैं और उनकी याद में अपने नियम को बदल देते हैं और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये है इस कहानी में, काफ़ी छोटी सी कहानी है, काफ़ी अच्छा मैसेज दिया गया है, कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 भी जरूर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।